वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ऑल फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका सनसेट एजुकेशन धारा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई अनवरत शुरू किए होंगे। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताना। और आपके लिए जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं वो आपको कैसी लग रही है, उसको भी अपना प्यार देना। हमने आगामी जो परीक्षाएं आ रही है उन परीक्षाओं को देखते हुए हम जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, वो आपको कैसी लग रही है? आपका उसमें प्रॉपर रिवीजन हो पा रहा है या नहीं हो रहा है? उसका स्तर कैसा लग रहा है? आप उसको कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो उसको भी पूछ सकते हो, या आपके पास कोई नया प्रश्न होता है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो दोस्तों। तो हमने जो सीटी एग्ज़ाम हो रहा है आपका 27 और 28 का, और आगामी जो आपकी पशु परीक्षा भर्ती है या आने वाली जो भी आगामी परीक्षाएं, उन परीक्षाओं को देखते हुए हम राजस्थान से संबंधित और सामान्य विज्ञान से संबंधित हम दो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। राजस्थान से संबंधित बात करें तो हमने इसमें पहले ज्योग्राफी पार्ट को उठाया दोस्तों। उसमें हमने लगभग 5 क्लासें डाल दी है। तो आप एक बार उसको भी विजिट करें और देखें और अपना ओपिनियन है वो रखें कि वो टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी, उनका स्तर कैसा था। तो सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, तो इनका भी आपको बताना है कि इसका स्तर कैसा था और इसके बारे में आप क्या राय रखते हो। और अगर मान लो आप अलग से तैयारी करना चाहते हो और दोस्तों, तो आप 10वीं लेवल तक आप किताबें पढ़ सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, 6 से 10 तक की जो किताबें हैं उनको पूरी तरह से सम्मिलित करके आपके लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। तो प्रश्न पे चलने से पहले सभी से अनुरोध है कि अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में भी इस वीडियो को क्या करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथियाँ कौन कौन सी है? पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथियाँ कौन कौन सी है? क्या लाल ग्रंथि है, क्या अग्नाशय ग्रंथि है, क्या यकृत ग्रंथि है, या उपयुक्त सभी है? यानी हमारा जो पाचन तंत्र होता है तो उसमें पाचन अंगों के अलावा दोस्तों पाचन ग्रंथियाँ भी सम्मिलित होती है। तो वो कौन कौन सी है? तो वो लाल ग्रंथि भी होगी, अग्नाशय ग्रंथि भी होगी और यकृत ग्रंथि भी होगी। आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि कितनी ग्रंथियाँ सम्मिलित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा उसमें 3। क्या हो जाएगा? 3। और जो यकृत ग्रंथि है दोस्तों, वो आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये मेरे हिसाब से आपको सभी को पता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कृतक दांत क्या काम करते हैं? कृतक दांत क्या काम करते हैं? तो हमने पढ़ा है कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। कर्तनक होता है, रदनक होता है, अग्रचर्णक होता है और चर्वणक होता है। तो इसमें कर्तनक का काम पूछा है, तो क्या वो चीरने का काम करते हैं, क्या भोजन को पहाड़ने का काम करते हैं, या कुतरने और काटने का काम करते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो कर्तनक दांत का आप सीधा से कैफ और कर्तनक और कैफ और काटना। तो कर्तनक दांत क्या काम करते हैं दोस्तों? भोजन को कुतरने और काटने का काम करते हैं। एक हमने पहले पिछले क्लास में पढ़ा था दोस्तों कि जो रदनक दांत होते हैं वो अधिक विकसित क्यों होते हैं, वो मांसाहारी जीवों में ज़्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि उनको क्या करना होता है, जो शिकार होता है शिकार को फाड़ना पड़ता है। तो इसलिए जो मांसाहारी जीव होते हैं, मांसाहारी जीवों में जो रदनक दांत होता है दोस्तों, वो अधिक विकसित होता है। अगला प्रश्न है, आमाशय के कितने भाग होते हैं? आमाशय के कितने भाग होते हैं? क्या 5 होते हैं, 6 होता है, 3 होता है, या 7 होता है? तो आमाशय के दोस्तों कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कॉर्डियक भाग होता है, फंडिस या फंडिक भाग होता है, या पाइलोइक या जिसको संकोचक भाग भी कहते हैं वो होता है। तो 3 भाग होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वर यंत्र में कितनी उपास्थियाँ होती है? स्वर यंत्र में कितनी उपास्थियाँ होती है? क्या 3 होती है, 5 होती है, 9 होती है, या 12 होती है? तो स्वर यंत्र, जिसको हम क्या कहते हैं, लेरिंग्स भी कहते हैं, कंठमणि भी कहते हैं, कंठ भी कहते हैं, तो उसमें कितनी उपास्थियाँ होती है दोस्तों आपकी? ये 9 उपास्थियाँ होती है। कितनी होती है? 9 उपास्थियाँ होती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? हमारे रक्त में
अगर बात करें तो 3 प्रकार की दोस्तों क्या पाई जाती है, 3 प्रकार की रक्त कणिका पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? एक तो आरबीसी होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है, और एक क्या होती है आपकी तीसरी? बिंबाणु होती है। तो उसमें पूछता है बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? 2 से 3 दिन, 5 से 6 दिन, 4 से 7 दिन, या 8 से 10 दिन। तो बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? 8 से 10 दिन का आपका इनका जीवन काल होता है। और ये क्या करती है? ये काम करती है रक्त का थक्का बनाने का। क्या काम करती है? रक्त का थक्का बनाती है ये। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अमोनिया उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अमोनिया उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या यूरियोटेलिक कहलाती है, एमिनोटेलिक कहलाती है, या अमोनियोटेलिक कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका अमोनियोटेलिक। क्या हो जाएगा? अमोनियोटेलिक कहलाती है। अगला है अंडाणु का निर्माण कौन करता है? तो अंडाणु क्या होता है? एक मादा युग्मक होता है। तो उसका निर्माण कौन करता है? वृषण करते हैं, अंडाशय करते हैं, शुक्राशय करता है, ये सभी मिलकर करते हैं। तो अंडाणु का जो निर्माण करता है वो दोस्तों आपका कौन करता है? अंडाशय करता है। और यदि शुक्राणु की बात करें तो शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? आपका वृषण करता है। शुक्राणु आपका नर युग्मक होता है। अगला है आमाशय का जो बीच वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? हमने अभी 3 भागों की बात की थी। तो आमाशय का जो बीच वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कॉर्डी कहते हैं, क्या फंडी कहते हैं, क्या पाइलोरी कहते हैं, या संकोचक भाग कहते हैं? तो आमाशय का जो बीच वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? फंडिक या फंडिस भाग कहते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आमाशय में भोजन का माध्यम कैसा होता है? जो आमाशय होता है जहाँ हमारे भोजन का दोस्तों आंशिक पाचन होता है, तो वहाँ पर भोजन का माध्यम कैसा होता है? क्या उदासीन होता है, क्या अम्लीय होता है, क्या क्षारीय होता है, या ये सभी होता है? तो आमाशय में जो भोजन का जो माध्यम होता है दोस्तों वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है दोस्तों? यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जिसके कारण भोजन का माध्यम कैसा हो जाता है? अम्लीय माध्यम हो जाता है। अगला प्रश्न है दांत जबड़े की अस्थि के खांचों में फिट होते हैं, तो ये स्थिति क्या कहलाती है? जो दांत होते हैं जो हम मसूड़े कहते हैं या गम कहते हैं, तो दांत जबड़े की अस्थि के खांचों में जो फिट होते हैं वो स्थिति क्या कहलाती है? क्या उनको गर्त दंती कहते हैं, द्विबार दंती कहते हैं, विषम दंती कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो दांत जबड़े की जो अस्थि के खांचों में फिट होते हैं उसको हम कहते हैं दोस्तों गर्त दंती। क्या कहते हैं? गर्त दंती कहते हैं। अगला है बड़ी आंत का वह कौन सा भाग है जो छोटी आंत से जुड़ा होता है? बड़ी आंत का वह कौन सा भाग है जो छोटी आंत से जुड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? क्या उसको अंधनाल या शिक्किम कहते हैं, मलाशय या रेक्टम कहते हैं, वर्दांत्र या कोलोन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो जो बड़ी आंत और छोटी आंत जिस भाग से जुड़े होते हैं या जिस स्थान से जुड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? अंधनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधनाल कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं? शिक्किम कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्किम कहते हैं। अगला प्रश्न है पक्षियों व सरीसृपों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? पक्षी और सरीसृपों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? क्या जल, क्या अमोनिया, या यूरिया, या यूरिक अम्ल? तो जल तो हो नहीं सकता दोस्तों, जल तो हो नहीं सकता। अमोनिया, अमोनिया किस में होता है? तो अमोनिया होता है आपके जलीय जीव में। किस में होता है? जलीय जीव में अमोनिया होता है। तो और जो यूरिया होता है वो यूरिया होता है तो स्तनधारी जीव होते हैं जो मनुष्य होते हैं उनमें सामान्यतः यूरिया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। और पक्षियों की बात करें तो पक्षियों में क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है जो उसका वो उत्सर्जन करते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। तो अगले प्रश्न की बात करने से पहले फिर सभी से अनुरोध है दोस्तों कि यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में इसको शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। और जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं वो आपको कैसी लग रही है उसको भी अपने कमेंट में जवाब देने की ज़रूर कोशिश करें, और हमें सजेशन करें कि हम इस सीरीज़ को और कितना अच्छा बना सकते हैं। तो आपको ये टेस्ट सीरीज़ कैसी लग रही है दोस्तों, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करना। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है
शरीर में रक्त शर्करा का नियंत्रण कौन करता है? हमारे शरीर में जो रक्त शर्करा है उसका नियंत्रण कौन करता है? क्या इंसुलिन करता है? क्या ग्लूकोगोन करता है? क्या दोनों ही करते हैं? या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? क और ख दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क और ख दोनों हो जाएगा। जो हमारी अग्राशय ग्रंथि होती है वो अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है? इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों हार्मोनों का क्या करती है दोस्तों? स्त्रावण करती है, जो हमारे शरीर में जो रक्त है, रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है, ग्लूकोज का नियंत्रण करती है। अगला है आहार या आमाशय की जो ऑक्सीटिंग कोशिकाएं होती है वो क्या स्त्रावित करती है? आमाशय या आहार नाल की जो ऑक्सीटिंग कोशिकाएं होती है वो किसका स्त्रावन करती है? क्या पीत छोड़ती है? क्या फथरी? क्या लार? या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है? तो आमाशय की जो ऑक्सीटिंग कोशिका होती है वो दोस्तों क्या बनाती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है, जिसके कारण क्या होता है? आपके भोजन का माध्यम कैसा हो जाता है? अम्लीय माध्यम हो जाता है। अगला है वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग कौन करता है? वक्ष गुहा यानी आपके फेफड़े वाली उदर गुहा, जो आपके आहार का जहाँ पर संपूर्ण रूप से पाचन होता है, छोटी आंत बड़ी आंत वाला भाग, तो उसको अलग कौन करता है? क्या गाठी ढक्कन करता है? क्या डायफ्राम करता है? क्या इंटरकोस्टल पेशियाँ करती है? या कार्टिलेज वलय करते हैं? तो गाठी ढक्कन आपके कहाँ होता है? ये गले में होता है। गाठी ढक्कन कहाँ होता है? गले में होता है। जो आपकी आहार नाल और श्वास नाल को क्या करता है? ढक्कर रखता है। जब सांस श्वसन क्रिया होती है तो आहार नाल को ढकता है, और जब खाना खाते हो तो श्वास नाल को ढक्कर रखता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डायफ्राम। क्या हो जाएगा? डायफ्राम होता है। ये मध्य पट के समान काम करता है, जो आपके दोनों पार्टों को अलग अलग करने का कार्य करता है। अगला है एडम एप्पल। एडम एप्पल किसे कहते हैं? क्या है? एडम एप्पल किसे कहते हैं? तो एडम एप्पल किसे कहते हैं? क्या गालों को? क्या स्वरयंत्र या लैरिंग्स को? क्या लार ग्रंथियों को? या अग्नाशय को? तो एडम एप्पल कहते हैं दोस्तों आपके स्वरयंत्र या लैरिंग्स को। किसको कहते हैं? स्वरयंत्र या लैरिंग्स को। अगला प्रश्न है विश्व में लगभग 80% व्यक्तियों का रक्त कैसा है? विश्व में लगभग 80% व्यक्तियों का रक्त कैसा है? क्या आर एस धनात्मक है? क्या आर एस ऋणात्मक है? क्या ए बी ऋणात्मक है? या ओ धनात्मक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका जो 80% व्यक्तियों का रक्त समूह है वो आर एच धनात्मक होता है। कैसा होता है? आर एच धनात्मक होता है। ये आपके दो फैक्टर होते हैं, आर एच प्लस और आर एच माइनस, और रक्त समूह होते हैं आपके ए बी और ओ। यानी इसको हम सम्मिलित रूप से एक संक्षिप्त में कहते हैं ए बी ओ। क्या कहते हैं? ए बी ओ कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मनुष्य में वर्किकों को यानी किडनी को मूत्राशय से जोड़ने वाला भाग कौन सा है? मनुष्य में वर्किक यानी किडनी गुर्दों को मूत्राशय से जोड़ने वाला भाग कौन सा है? क्या मूत्र मार्ग है? क्या मूत्र नलिका है? क्या संग्रह नलिका है? या वर्किक शिरा है? तो कौन जोड़ता है इनको दोस्तों? अपने वर्किक और मूत्राशय को मूत्र नलिका कौन जोड़ती है? मूत्र नलिका जोड़ने का काम करती है, यानी यूरेटर। अगला है हृदय के द्विवलनी कपाटों को क्या कहते हैं? हृदय में जो पाए जाने वाले दो द्विवलनी जो कपाट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्या अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं? क्या सीरिया कपाट कहते हैं? क्या माइट्रल वॉल्व कहते हैं? या इनमें से कोई नहीं है? तो हृदय में जो पाए जाने वाले द्विवलनीय कपाट है उसको हम दोस्तों माइट्रल वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? माइट्रल वॉल्व कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है हृदय के बाएं भाग में पाया जाता है। हृदय के बाएं भाग में पाया जाता है मिश्रित रक्त, अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, या रक्त नहीं पाया जाता है। तो हृदय के बाएं भाग में पाया जाता है दोस्तों आपका शुद्ध रक्त। क्या पाया जाता है? शुद्ध रक्त। और गलती से ऐसा आ जाए कि हृदय के दाएं भाग में क्या पाया जाता है, तो उसका आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध रक्त। बाएं में शुद्ध रक्त और दाएं में अशुद्ध रक्त, ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि सी आकार के जो उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पहले बात है सीधा सा उपास्थ्या कहाँ पाई जाती है। अब इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सी आकार के उपास्थि के छल्ले कहाँ पाए जाते हैं। हालांकि आपका उत्तर सेम रहेगा दोस्तों, आपका उत्तर सेम रहेगा। क्या फेफड़ों में, क्या कोपिकाओं में, क्या श्वास नली में, या नासिका में? तो सी आकार के उपास्थ्य वल्य होते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 9 होती है। वो आपके कहाँ पाई जाती है? श्वास नली में पाई जाती है। अगला है वायु नासिका से होते हुए फेफड़ों में प्रवेश करती है। वायु नासिका से होते हुए कहाँ प्रवेश करती है दोस्तों? फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो उस समय क्या होता है
क्या तन्नुपट यानी आपका डायफ्राम क्या होता है, संकुचन करता है? क्या शीतलन अवस्था में आता है? क्या नासिका कोष्ठ का संकुचन होता है या नासिका कोष्ठ का शीतलन होता है? तो इसमें नासिका कोष्ठ का कोई यहाँ पे कोई कार्य नहीं दोस्तों, वो केवल वायु को जाने का मार्ग प्रदान करती है। इसमें ये पूरा डिपेंड करता है आपके तन्नुपट पे या डायफ्राम पे। जब इसका संकुचन होता है तो हवा क्या होती है दोस्तों, आपके फेफड़ों में प्रवेश करती है, और जैसे आपके डायफ्राम शीतलन रिलैक्स अवस्था में आते हैं तो हवा वापस बाहर निकाल दी जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सी श्वेत रक्त कणिका है जो ग्रेन्युलोसाइट नहीं है, सॉरी है, निम्न में से कौन सी श्वेत रक्त कणिका है जो ग्रेन्युलोसाइट है? कौन कौन सी है? क्या मोनोसाइट है, क्या लिम्फोसाइट है, क्या इरिथ्रोसाइट है या इकोसिनोफिल है? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों द। क्या हो जाएगा आपका? द हो जाएगा। ये निम्न में से कौन सी श्वेत रक्त कणिका ग्रेनुलोसाइट है? तो वो आ जाएगी आपका इकोसिनोफिल। तो ये थी दोस्तों आज की ये टेस्ट सीरीज। कैसे लगी आपको ज़रूर कमेंट में बताना, और अपने रिवीजन को अनवरत जरूर रखना ताकि आपके आने वाले पेपरों में ये आपकी सहायता कर सके। और कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी दोस्तों। कल आपको शाम के समय आपको जो कल आपका सीटी का पेपर होने जा रहा है 27 तारीख को, तो उसका आपका सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों। वो भी आपको शाम को मिलेगा, दिन में नहीं मिलेगा। तो जो पेपर होता है, पेपर का सॉल्यूशन कैसा रहता है, तो उसको आप रीचेक करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे आप विजिट कर सकते हो। तो ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी ये बताना आपको दोस्तों अपने कमेंट में। और फिर से आपसे अनुरोध है कि अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुपों में इसको शेयर करें, और आपका ओपिनियन क्या रहता है उसको हमें बताने की ज़रूर करें। और यदि आपके पास प्रश्नों की सीरीज़ कोई नहीं हो, या जो आप हमें प्रश्न बताना चाहते हो, तो आप हमें वो भी बता सकते हो। हम उसको अपने आने वाले अगले वीडियो में उसको भी सम्मिलित करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। धन्यवाद।